हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस मेगा माइंड क्लासेस में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज हम दोस्तों एक बार फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का। मतलब दोस्तों आपको पार्ट 1 वीडियो में 102 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराने के पश्चात दोस्तों आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। दोस्तों देखेंगे कि दोस्तों आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के पश्चात ऐसे कितने दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब दोस्तों आपको इतना ही क्वेश्चन कवर करना पड़ेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पार्ट 1 वीडियो में दोस्तों, खासकर चैप्टर 1 से। दोस्तों चलिए बात करते हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ाने से पहले आपको हम बता दे रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का दोस्तों वीडियो अपलोड हो चुका है। लगभग 102 क्वेश्चन का सेट है विथ एक्सप्लेनेशन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा, तब दोस्तों आप वीडियो को कवर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के किन्हीं दो शक्तियों का वर्णन करें। दोस्तों आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछता है पहले समझ लीजिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछेगा, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपसे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मालगवांकर थे। ये आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, आपसे पहला क्वेश्चन ये एग्जाम में बना हुआ है कि दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मालगवांकर थे। और दोस्तों लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। दोस्तों लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों लोकसभा के वर्तमान में जो अध्यक्ष है दोस्तों, उनका नाम ओम बिरला है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, ओम बिरला है, बिरला है, ध्यान दीजिएगा ओम बिरला है। और दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष का मुख्य काम यही होता है, पहला बात जो आपको याद रखना है दोस्तों, ये याद रखना है कि दोस्तों कोई भी धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसकी दोस्तों पुष्टि लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसकी पुष्टि लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहाँ तक कि दोस्तों आपका लोकसभा के अध्यक्ष के शक्तियों के बारे में पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसकी पुष्टि कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। और दोस्तों 3 नंबर में ये हो जाएगा कि दोस्तों लोकसभा का ये सत्रों का आवाहन करता है, सत्रों की अध्यक्षता करता है। और दोस्तों सदन का संचालन करता है, सदन जैसे मतलब लोकसभा का दोस्तों ये संचालन करता है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। मतलब दोस्तों एक क्वेश्चन कवर करने से पहले उसके इर्द गिर्द दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन कवर करना होगा, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन की संख्या अगर कितना भी हो हमको डरना नहीं है। दोस्तों दोस्तों का अब तक क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है लोकसभा के, क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष के किन्हीं दो शक्तियों का वर्णन करें। दोस्तों पहला शक्ति कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है और सदन के काम काज के संचालन करता है। ये आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। और दोस्तों कोई और यह निर्णय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसकी पुष्टि करता है। और दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाता कौन है दोस्तों, संयुक्त बैठक बुलाता है संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, इसको आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। इसको भी आप लोग बिल्कुल याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। और दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है अनुच्छेद 85 के तहत दोस्तों बुलाता है। इस बात का उल्लेख 108 में किया गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी दो बातें थी, वह कौन सी ऐसी दो बातें थी जिन पर 15 अगस्त 1947 के पश्चात, 15 अगस्त 1947 के पश्चात दोस्तों सबकी सहमति बनी थी कि हमें इस कार्य को अंजाम देना है। दोस्तों कर है स्वतंत्रता के तुरंत बाद निम्नलिखित 2 बातों पर सहमति बनी थी। पहला दोस्तों बात क्या है कि दोस्तों 15 अगस्त 1947 के पश्चात जब हमें
लंबे वर्षों के अंतराल के पश्चात आजादी मिली। दोस्तों हमारा मेन पर्पस यही था कि अब भारत का जो शासन व्यवस्था है और दोस्तों उसको कैसे करेंगे हम संचालन, उसी को लेकर दोस्तों कहा गया है कि पहली बात थी कि आजादी के पश्चात देश का शासन लोकतांत्रिक तरीका से कैसे चलाया जाएगा। दोस्तों इसी को लेकर दोस्तों क्या हुआ, 1952 में जो दोस्तों पहला चुनाव हुआ, ठीक है, उसके तहत दोस्तों हमारी खुद की सरकार बनी और हमने संचालन के कार्य को अंजाम दिया। दोस्तों 2 नंबर बात क्या है कि देश की सरकार सबके लिए कल्याण के लिए काम करेगी। मतलब दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का भी एक प्रावधान रखा गया था संविधान में, ताकि राज्य में निवास करने वाले सभी लोगों का कल्याण हो सके। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं 2 नंबर। 3 नंबर से दोस्तों क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान संविधान के दोस्तों किस भाग में है? दोस्तों संविधान के भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में लोक कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है दोस्तों, जिसे डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत को जानते हैं, जिसे दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। दोस्तों देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में विविधता में एकता है, इसका क्या मतलब है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत को लंबे वर्षों के अंतराल के पश्चात जब आजादी मिली, दोस्तों आजादी के पश्चात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। और दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले से अपना भाषण दिया, लोगों को संबोधित किया। और दोस्तों संबोधित करने के दौरान इनके भाषण को नाम दिया गया भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रथम भाषण को क्या नाम दिया गया? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। इसको भी याद कर लीजिएगा, चिर प्रतीक्षित भेंट नाम दिया गया। बिल्कुल। और दोस्तों इन्होंने एक नारा दिया और कहा कि हमारे भारत एक ऐसा देश है, एक ऐसा राज्य है जहां सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, सभी वर्ग के लोग एक साथ निवास करते हैं, सभी भाषा को बोलने वाले लोग एक साथ निवास करते हैं। और दोस्तों इन सभी के बीच एक ऐसी एकता ऐसे रूप में बंधी हुई है जो कभी भी दिखाई नहीं पड़ती है। मतलब दोस्तों इन्होंने भारत में विविधता में एकता है, इसका इन्होंने नारा दिया था, इन्होंने ये इनका प्रबंध था, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है भारत विशाल देश है जिसमें अनेक धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा, संस्कृति आदि के लोग निवास करते हैं, फिर भी नेहरू के शब्दों में सभी एकता के अदृश्य धागों में बंधे हुए हैं जो कभी दिखाई नहीं देता है। दोस्तों इसका अर्थ यही हुआ। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत में विविधता में एकता है, किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रथम भाषण को दोस्तों क्या नाम दिया गया? तो भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नाम दिया गया, ध्यान दीजिएगा। ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी बोलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शरणार्थी कौन थे? दोस्तों शरणार्थी कौन थे? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 1947 को जब भारत को लंबे वर्षों के अंतराल के पश्चात आजादी मिली, तो दोस्तों आजादी के पश्चात भारत से बहुत से मुस्लिम बहुलक पाकिस्तान चले गए। और दोस्तों पाकिस्तान से बहुत ज्यादा काफी मात्रा में हिंदू बहुलक लोग भारत आया। दोस्तों उन्हें ही हम लोग क्या बोला गया? शरणार्थी। क्या बोला गया? उसे ही बोला गया शरणार्थी। कह रहा है 1947 में देश के विभाजन हुआ, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं ने, देखिए हिंदुओं ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए खातिर भारत में शरण ले ली। पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश के शरणार्थियों ने पश्चिम बंगाल में एवं असम में, अब आसपास सटा हुआ राज्य है, शरण ले ली। पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने पूर्वी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि में शरण ले ली। सरकार ने उन्हें रहने को मकान दिया, नौकरी दी, काम धंधा दिया। मतलब दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भी कर दिया सरकार, ठीक है, ताकि ये नल्ले निकलने की तरह बैठे नहीं रहे, लोगों को काम मिल जाए। वित्तीय सहायता दी दोस्तों, इसे ही जनता ने भी इस काम को बहुत सहयोग दिया दोस्तों, इसे ही शरणार्थी के नाम से जाना गया। और दोस्तों इनका पुनर्वास इसी के माध्यम से किया गया, जो सरकार काम कर रही थी इन्हीं के माध्यम से। आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, शरणार्थी कौन थे? पहला क्वेश्चन।
शरणार्थी कौन थे, इनका पुनर्वास कैसे किया गया, यही क्वेश्चन रिपीटेड है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों एक और क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा, पूर्वी पाकिस्तान जो यहाँ बोल रहा है दोस्तों, मतलब ये बांग्लादेश का बात कर रहा है। और दोस्तों बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में 1971 में सामने आया। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, गांठ बांध लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका तीन तरह से है। शिमला समझौता क्या है, शिमला समझौता के महत्व क्या है, शिमला समझौता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो कुछ नहीं था, 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तो दोस्तों आक्रमण करने के पश्चात तो खैर वो बांग्लादेश पर आक्रमण किया था, हमारी सेनाएं बांग्लादेश पहुंची, उनका हेल्प की। अब पाकिस्तान को इतना सर्फेक्सल लगाया, इतना सर्फेक्सल लगाया कि बेचारे को भागना पड़ गया। ठीक है, बंदी बना लिया गया था उनके कई सैनिकों को, लाखों सैनिकों को भर भर के खाना खिलाया गया, फिर बाद में गोली खिला दिया गया। हमने ठेका ले रखा था, खाना खिलाने के बाद हमने गोली खिलाएंगे जरूर। वही था दोस्तों शिमला समझौता, जो 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और वहां के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। कह रहा है दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसे करारी पराजय का मुंह देखना पड़ा, हार गया पाकिस्तान। बांग्लादेश में हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान की सेनाओं को हराकर उसे शेख मुजीबुर रहमान को सौंप दिया, जो दोस्तों बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में शेख हसीना उन्हीं के खानदान से थी। तथा पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया गया। अब बनाने के पश्चात ऐसा दिखा गया है कि इतना पीटा गया था, सॉरी इतना सेवा दिया गया, इतना सेवा दिया गया कि बाद में गोली भी दिया गया था। बंदी बना लिया गया, इतना भूखा था सभी, भर भर के खाना खाया था सब, पूरा भंडार घर में घुस घुस कर, ये हमेशा भूखे रहता है सभी। बंदी बना लिया गया। जुलाई 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो तथा भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे दोस्तों जिसके तहत युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया गया, जो हम लोग बनाए थे, खिला रहे थे उसको, उनकी वापसी कर दी गई। और दोस्तों यह तय किया गया कि दोनों देश परस्पर वार्ता, अरे क्या लिखा है, परस्पर वार्ता से अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसे ही शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, शिमला समझौता कब हुआ था? आपसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, 1972 में हुआ था। दोस्तों शिमला समझौता के तहत भारत के किस प्रधानमंत्री ने साइन किया था? नाम था इंदिरा गांधी। दोस्तों पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में याद कीजिएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। 1971 में आक्रमण किया, करारी हार का सामना करना पड़ गया। उस हार को लेकर हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को बंदी बना लिया। उसकी रिहाई को लेकर दोस्तों 1972 में शांतिपूर्ण समझौता हुआ, जिसे बोल दिया गया शिमला समझौता। यही सिंपल सीधा सादा जवाब है। ठीक है, ज्यादा टेंशन, मतलब ये समझने का बेसिक तरीका क्या है कि 1971 में हमला किया, हमने खूब धोया, धोने के पश्चात युद्ध और शांति के विराम को लेकर हुआ समझौता, नाम पड़ गया शिमला समझौता। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, जो तो 4 नंबर क्वेश्चन है, कहा 4 नंबर लिख जाइए। 1956 के राज्य, अब देखिए ये क्वेश्चन कल ऑब्जेक्टिव वीडियो में कवर कर लिया गया था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। दोस्तों फजल अली आयोग ने, देखिए क्या था दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना। और दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था, यह दोस्तों अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी। वही यहाँ का बात कर रहा है। फजल अली आयोग की रिपोर्ट 1955 में आई, जिसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया गया। यहाँ नहीं लिखा है, बता दे रहे हैं, जिसके तहत भारत में भाषाई आधार पर कुल 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए। 5 नहीं 6 होगा, क्षेत्र बनाए गए। बंबई और पंजाब को द्विभाषी राज्य 1960 में बनाया गया, इसलिए वहां विरोधी आंदोलन शुरू हुए, जिनके फलस्वरूप उनका विभाजन करना पड़ गया। 1960 में दोस्तों क्या हुआ, बंबई का करके विभाजन, मराठियों के लिए महाराष्ट्र मिल गया और गुजरातियों के लिए गुजरात मिल गया। 1966 में एक और हंगामा हो गया, पंजाब को बांट दिया गया 2 भागों में, पंजाबियों के लिए पंजाब और हिंदुओं के लिए हरियाणा राज्य दे दिया गया। यही था 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। दोस्तों कौन थे? फजल अली थे। और दोस्तों यह इसका गठन 1953 में हुआ था।
इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। 1956 में लागू हो गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। बिल्कुल ध्यान से रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि भारत का प्रथम राज्य कब बनाया गया, तो अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बनाया गया, जो दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और दोस्तों 1960 में क्या हुआ, 1960 में बंबई का विभाजन करके मराठियों के लिए महाराष्ट्र दे दिया गया, पंजाब और गुजरातियों के लिए गुजरात दे दिया गया। 1966 में याद कर लेना है, 1966 में पंजाब को 2 भागों में बांट दिया गया। गुजरातियों क्या मिला, हिंदी के लिए हरियाणा और पंजाबी के लिए पंजाब दे दिया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, टू नेशन थ्योरी क्या है, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री में और दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में बदनाम क्वेश्चन है। टू नेशन थ्योरी किसने दिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। कह रहा है हमारे स्वतंत्रता सेनानी जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तभी मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग नामक दल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की धारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत माना गया कि देश हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग धर्म होने के साथ ही साथ 2 अलग अलग राष्ट्र भी हैं। और दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, यही मोहम्मद अली जिन्ना था, मुस्लिम लीग था, 1940 के लाहौर अधिवेशन में अलग राष्ट्र की मांग किया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था या कौन सा अधिवेशन था जिसमें मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग की। दोस्तों वो था लाहौर अधिवेशन 1940 का। 1947 में इसी आधार पर भारत का विभाजन तय हुआ, पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया। हमने ठीक है, बाप से चाहते हो अलग होना हो जाओ, लेकिन कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। यही था दोस्तों टू नेशन थ्योरी। अब भूलता भी नहीं है, पड़ोसी देश है, हम सोचते कि आटा वाटा भिजवा देते कभी कभार। मोहम्मद अली जिन्ना मिलता सपना में तो हम उसको बताते कि हाँ ऐसे ऐसे संधि उन्धि कीजिए, आटा वाटा का मिलता ही नहीं है सपना में। क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष, मतलब दोस्तों आजादी के समय भारत के समक्ष ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां थी। चुनौतियां बहुत सारी थी, 2 बताया गया है। कह रहा है स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष मुख्य रूप से निम्न समस्याएं थी। पहला क्या था, नई स्वतंत्र रियासतों को भारत में एक करके करना था तथा देश की एकता और अखंडता के हर कीमत पर बनाए रखना था। हाँ बिल्कुल, अब एक तो खंड भारत था, ऑलरेडी खंडित हो चुका था 1547 में। देश के विभाजन के बाद देश में आए शरणार्थी, मतलब जो पाकिस्तान से चलकर हमारे यहाँ आ गए थे, उनको लेकर भाइयों को आश्रय देना था, उनके बेहतर भविष्य का प्रबंधन करना था। सोचो भारत ऐसा देश है कि मोहम्मद अली जिन्ना जब मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन तो करवा दिया, हमने सोचो वहां से बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ रखा भी, उनको भोजन दिया, मतलब आवास भी दिया। आज भी वो लोग ठीक है, रहते हैं, ठीक ठाक है। यही था उसकी मुख्य रूप से चुनौतियां। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा नीति क्या है। ये क्वेश्चन बदनाम एग्जाम का है, एग्जाम का बदनाम क्वेश्चन है, भाषा नीति क्या है। करा एक साझी राष्ट्रीय भाषा का होना आधुनिक राष्ट्र राज्य का एक प्रमुख लक्षण है। बिल्कुल, भाषा लोगों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है, जो राष्ट्र निर्माण एवं उसके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा से ही किसी जन समूह की पहचान, हम अभी बोल रहे हैं लैंग्वेज, हमारी मातृभाषा राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। क्या है, हिंदी है, जिसका संबंध भाग 17 से है, संविधान के अनुच्छेद 343 से है, ठीक है। इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और यहाँ वर्ड बिल्कुल सही बोल रहा है कि भाषा से ही किसी मनुष्य की एक पहचान विकसित हो जाती है, होती है समाज में। यही है दोस्तों भाषा की पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, यही था भाषा नीति क्या है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने से पहले पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लगभग 102 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन अपलोड हो चुका है, आप उसको देखिए। अगर वो समझ में आ जाएगा दोस्तों तो आपको क्वेश्चन समझ में आने से कोई नहीं रोक सकता है, आप उसको देखिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, गरीब का भला होगा, ठीक है। इससे तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, सामाजिक और आर्थिक न्याय क्या है।
या दोस्तों आर्थिक न्याय क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। सामाजिक सोशल जस्टिस क्या है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है देश में रहने वाले पिछड़े दुर्बल वर्गों का विकास होना जरूरी है, इसलिए संविधान में अनुसूचित जाति एसटी, अनुसूचित जनजाति एसटी तथा सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अन्य वर्गों के कल्याण हेतु आरक्षण व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, नेहरू ने दोस्तों क्या किया, सोवियत संघ से कल्याणकारी राज्य के प्रतिमान को सराहा, सॉरी सोवियत संघ नहीं हो, गलती बोल दी है। नेहरू ने क्या किया था, कल्याणकारी राज्य के प्रतिमान को सहारा, जिसका उद्देश्य गरीबी को कम करना, बेकारी कम करना, भुखमरी कम करना, अज्ञानता को हटाना, बीमारी कम करना, आश्रय भाव जैसे रोगों का निपटारा करना था। नेहरू का यही आग्रह बना रहा कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के बिना देश में राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता है। दोस्तों यही सोशल जस्टिस है, समाज में रहने वाले सभी लोगों के बीच बिना किसी भेदभाव, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के उन्हें न्यूनतम संसाधनों तक पहुंच स्थापित हो सके, इसके लिए संविधान में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। इसे ही दोस्तों सामाजिक और आर्थिक न्याय की परिभाषा में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, यही इसका सिंपल जवाब है। मतलब न्यूनतम क्या दोस्तों, न्यूनतम हमारी बेसिक आवश्यकता क्या है, रोटी कपड़ा मकान। अब ये नहीं बोलना कि 5G फोन, एगो रिचार्ज और बढ़िया चार्जर, रोटी कपड़ा मकान, ये दोस्तों हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं और एक व्यक्ति को यहाँ तक पहुंच स्थापित होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के, ना उनकी जाति, ना लिंग, ना धर्म, बिना किसी भेदभाव के वहां तक पहुंच हो जाए, वो बोलते सामाजिक न्याय। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, बताइए रीजन। स्टोरी पहले पढ़ लेते हैं हम। 18 जुलाई दोस्तों 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ। इसके अंतर्गत रियासत का राजा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारत संघ में मिला सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ 3 तरह का प्रावधान किया गया था। 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, उसमें कहा गया था या तो कोई रियासत अपनी रियासत को भारत में मिलाए, पाकिस्तान में मिलाए, या थर्ड ऑप्शन था स्वतंत्र बनी रहे। दोस्तों राजा हरि सिंह ने ऐसा ही किया था। इसी का दोस्तों फायदा उठाकर 1947 में पाकिस्तान आक्रमण किया। राजा हरि सिंह को इतना धोया कि बेचारा रात के 12 बजे आकर साइन किया भारत के विलय पत्र पर। और जब वहां का संविधान लागू हुआ तो उसमें जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है। लेकिन इस बात को जम्मू कश्मीर नहीं मानता है, बोलता है कि नहीं जम्मू कश्मीर हमारे बाप का है। उसको नहीं पता है, सब कुछ दिक्कत अब्बू के पास होता है, तो अब्बू के पास ही था ये, ठीक है, लेकिन नहीं मानता है वो, ठीक है, मनबड़ू आदमी है। कह रहे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 के अंतर्गत रियासत का राजा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारत संघ में मिला सकता था। राजा हरि सिंह ने ऐसा किया। 1957 में आउट ऑफ सिलेबस, ये ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया जिसमें उसे भारत का अभिन्न अंग घोषित किया गया था। यही तो मेन रीजन है। 5 अगस्त 2019 को, ठीक है, मोदी जी ने क्या किया, 317 धारा हटा दिया। जा सतुरा क्या कर लेगा। अब आप वहां जाकर जमीन खरीद सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं, वहां की लड़कियों से शादी कर सकते हैं। मोदी जी सोचिए कितना सारा ख्याल किया आपका, पता है सब यही सोच रहा था सब, ठीक है, खाली सेब खाएंगे लोग भाई, वहां का कम से कम हरियाली वाले देखेगा सब। मोदी जी सबका भाव समझ गए थे, तो क्या किया मोदी जी की 2019 में 317 हटा दिए हैं और 35A का खत्म कर दिए। बोले कि नहीं, अब आप जा सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं, शादी विवाह कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। और दोस्तों वर्तमान में एकमात्र ऐसा राज्य महाराष्ट्र जो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदा है, ठीक है, टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र राज्य। राज्य एवं केंद्र संघशासित क्षेत्रों में क्या अंतर है या संघशासित प्रदेश क्या है। पहला क्वेश्चन बनेगा वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं, 28। कुल कितने शासित प्रदेश हैं, 8, ध्यान दीजिएगा। करे भारतीय संघ में 28 राज्य हैं जिन्हें स्वायत्तता प्राप्त है। संविधान ने उनका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट कर दिया है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। अतः केंद्र सरकार अतिक्रमण नहीं कर सकता है। बिल्कुल, संघ शासित क्षेत्र प्रत्यक्षतः केंद्र के अधीन होता है, उसे स्वायत्तता प्राप्त बिल्कुल नहीं होता, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़। केंद्र किसी संघ शासित क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे सकता है, वह उसका अपना अधिकार है। लेकिन दोस्तों शासित प्रदेश को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बदनाम क्वेश्चन है एग्जाम में,
ये सब क्वेश्चन ही आएगा। पहला दोस्तों आपको ध्यान दीजिएगा, सामाजिक न्याय क्वेश्चन आ सकता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन था, भाषा नीति क्या है, वो भी क्वेश्चन जरूरी है भाषा नीति के बारे में। चलो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, सुशासन का अर्थ क्या है। हमारे यहाँ बोलते हैं सुशासन बाबू हमारे नीतीश चाचा, ठीक है, नीतीश चाचा को बोलते हैं। करे सुशासन का अर्थ अच्छी शासन व्यवस्था से, बिल्कुल। अब जहाँ अच्छी शासन व्यवस्था उसको बोलते हैं सुशासन, सीधी लैंग्वेज बात है। एक ऐसा शासन जिसमें नागरिकों को बुनियादी सुविधा मिल सके, यातायात की अच्छी व्यवस्था हो, स्वच्छ जल भोजन की उपलब्धता हो, समाज में सुख शांति का वातावरण हो, अमीर गरीब के बीच अंतर कम हो जाए, उनके मध्य वैमनस्य के मतलब वैमनस्य की भावना बिल्कुल नहीं हो, क्षेत्रीयता संकीर्णतावाद एवं दंगा फसाद न हो, तथा धार्मिक सहिष्णुता हो, इस प्रकार शासन सुशासन कहलाता है, इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, मतलब सिंगल टाइप का क्वेश्चन, पतला चीज टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, टेंशन तो लेना पड़ेगा दोस्त, टेंशन नहीं लेना है तो गलती बोल देते, टेंशन लेना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अति संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसको दोस्तों अपने से याद कर लेना है। इनका जन्म 1891 को हुआ था, अप्रैल। एक महार परिवार में हुआ था। 1932 में इन्होंने 23 में शुरू किया वकालत। मतलब दोस्तों इनको जीवनी को आप कम से कम एक बार याद कर लीजिएगा, या 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा न चाह के भी। दोस्तों 56 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी ये क्वेश्चन जरूरी हो जाता है, ठीक है, जन्म पूछा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सी राजगोपालाचारी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कर है, हाँ दोस्तों ये वही थे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, बिल्कुल क्वेश्चन ये दोनों। करें, इनका जन्म 1878 में हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साहित्यकार भी थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निकटतम कार्यकर्ता थे। देश की संविधान सभा के मेंबर भी थे। 1948 से 1950 तक इन्हें स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। देश की स्वतंत्रता के बाद देश की आंतरिक सरकार में वे मद्रास के मुख्यमंत्री, हाँ ये तो थे, क्वेश्चन पूछा है आउट ऑफ सिलेबस में। इन्हें दिया गया भारत रत्न, ये भी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहले भारतीय थे 1959 में स्वतंत्र पार्टी, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने किया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। ये किए थे सी राजगोपालाचारी, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ये वाला जो यहाँ लिखा हुआ है। 1959 में स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, रजवाड़ों के संदर्भ में सहमति पत्र का आशय क्या था। सहमति पत्र 15 अगस्त 1947 से पहले ही शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं स्वतंत्र हिंदुस्तान से नई सीमाओं से मिलती थी, भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन, विलय पत्र ही बोला जाता है, कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ है कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये लोग ऐसा था जो शामिल होना नहीं चाहता था। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतें का विलय अन्य रियासतों की तुलना में थोड़ा कठिन सिद्ध हुआ था। वल्लभ भाई पटेल पहुंचे तो बहुत धूल चटाए थे, और उनके प्रयासों से ही मेरे ख्याल दोस्तों उनकी काफी योगदान था भारत के देशी रियासत को भारत संघ में मिलाने का, इसलिए उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, लौह पुरुष की संज्ञा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय क्या है दोस्तों, सामाजिक न्याय क्या है, बिल्कुल अब ये क्वेश्चन इससे पहले हो गया है। सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है, आपको हम बता दिए। समाज में रहने वाले सभी लोगों के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या किसी भी स्तर पर किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं हो, सभी लोगों को समान पहुंच स्थापित हो सके संसाधन तक, इसे बोलते हैं दोस्तों सामाजिक न्याय। किसी पर कोई छुआछूत नहीं हो, ठीक है, उन्हें जागरूकता होनी चाहिए, अवसर प्रदान होनी चाहिए, ठीक है।
जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता समाज के प्रत्येक वर्ग समान रूप से कराई जा सके बिना किसी भेदभाव के, इसे ही बोलते हैं सामाजिक न्याय। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है राजतंत्र एवं गणतंत्र में, ये क्वेश्चन जरूरी है, काफी जरूरी है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? राजतंत्र और गणतंत्र शासन की दो विभिन्न प्रणालियां हैं, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। राजतंत्र में राष्ट्र का प्रमुख किसी राजवंश का मेंबर होने के कारण सत्ता प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ राजा का शासन, राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, ठीक है। इंग्लैंड में ऐसा है, उसका पद पैतृक होता है दोस्तों, मतलब अनुवांशिक होता है। जैसे अब राजतंत्र में क्या है, तो दोस्तों राजतंत्र में राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, राजवंश दिया हुआ है, पैतृक होता है। लेकिन दोस्तों गणतंत्र में राष्ट्र के प्रमुख जनता के वोटों के आधार पर चुनते हैं, हम चुनते हैं भारत के लोग, ठीक है, तथा निश्चित समय के बाद लगभग 5 साल बाद हमारा मन किया हम उनको हटा सकते हैं, समर्थन नहीं दे सकते हैं, अपना पद प्राप्त करेंगे तो हम उनको हटा सकते हैं। ये दोस्तों अंतर है राजतंत्र और गणतंत्र में। मतलब दोस्तों आपको यहाँ 2-4 क्वेश्चन, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था भाषा नीति क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बदनाम क्वेश्चन है, गांठ मान लीजिएगा। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या था, सामाजिक न्याय क्या है, एकदम बदनाम क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, आप हल्के में लीजिएगा तो फिर उड़ जाइएगा हवे में। 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, आर्थिक न्याय क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आर्थिक न्याय क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है केंद्र संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला पूछा हुआ है, इसको भी गांठ बांध लीजिएगा। दोस्तों आपका 5 नंबर में क्वेश्चन है शिमला समझौता क्या है, एग्जाम का बदनाम क्वेश्चन है, शिमला समझौता क्या है। दोस्तों एग्जाम का बदनाम क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस में, और क्या, और क्वेश्चन है 6 नंबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर के बारे में लिखें। 7 नंबर में दोस्तों बदनाम क्वेश्चन क्या है, जम्मू एंड कश्मीर की समस्या का वर्णन करें। या दोस्तों जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कैसे, तो 1957 में उसका संविधान बना था और उसके संविधान में ऐसा बोला भी गया है। और दोस्तों 8वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या था जो बहुत जरूरी, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में दम VVI है, इसके अलावा भी क्वेश्चन नहीं आने का ध्यान दीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ये पूछा हुआ, ये मतलब ये सारा क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होता है, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन राजतंत्र के बारे में, ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ रिपीटेड में, टेंशन नहीं लेना है। मतलब दोस्तों आज की वीडियो के अनुसार भले दोस्तों 18 से 20 क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों आपको 7 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, एकदम जरूरी से गांठ बांध के 7 क्वेश्चन को याद कर लेना है बिल्कुल। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों जाने से पहले हमारा बस एक रिक्वेस्ट है, आप शेयर नहीं करते हैं वीडियो, कम से कम शेयर कीजिए दोस्तों।